गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, कल का टॉपिक साइकोलॉजी के बारे में, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो क्या है कि मनोविज्ञान क्या है, उसके शब्द का मीनिंग क्या है, कौन कौन से जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान को मन का विज्ञान कहा, चेतना का विज्ञान कहा या फिर व्यवहार का विज्ञान कहा। तो इसमें से मनोवैज्ञानिक के नाम पेपर में पूछे जाते हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो आप ध्यान से इनको याद करना, उन्होंने क्या क्या कहा है मनोविज्ञान के बारे में। तो कुछ आज के टॉपिक में हम कुछ बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं। तो आज के टाइम की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं, यानी कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी, तो सी वुडवर्थ के अनुसार क्या है कि जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो पर्सन काम करते हैं उनका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? विज्ञान के द्वारा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रतिक्रियाओं अथवा व्यवहार से तात्पर्य प्राणी की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन, कार्यों तथा अनुभवों से है। ठीक है, यानी कि एडजस्टमेंट है, उसका व्यवहार कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है, जो पर्सन है या उसकी क्रियाएं हैं या वो एडजस्टमेंट कैसे करता है, वो वर्क कैसे करता है और उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो ये स्किनर ने मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग एक जीवन में जो परिस्थितियाँ होती हैं प्राणी के, उन क्रियाओं का अध्ययन किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव तथा पशु के व्यवहार के कारणों की खोज करना तथा मानव स्वभाव का भली भांति अध्ययन करना है। ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है कि मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव तथा पशु के व्यवहार के कारणों की खोज करना तथा मानव स्वभाव का भली भांति अध्ययन करना। ये जो परिभाषा है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। ठीक है, अब हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था फर्स्टली स्टार्टिंग में, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? मनोविज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए तथा इसकी विशेषताओं को समझाइए। यानी कि नेचर ऑफ द साइकोलॉजी एंड द एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइकोलॉजी। या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, इट इज़ साइंस डिस्कस, या उसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसका वर्णन कीजिए। यानी कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइकोलॉजी एंड प्रूव दैट इट द साइंस। यानी कि हमें मनोविज्ञान की जो उसकी नेचर है साइकोलॉजी की, और हम इसको साइंस कह सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ द नेचर ऑफ द साइकोलॉजी। हम नेचर ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक के नेचर की बात कर रहे हैं कि उसकी नेचर कैसी है साइकोलॉजी की। साधारण अगर हम बात करें दृष्टिकोण से विचार करते हुए कहा जाता है कि मनोविज्ञान मूलभूत रूप से क्या है? विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? मूल रूप से विज्ञान है, अर्थात उसका जो स्वरूप है, प्रकृति है या दृष्टिकोण है वो कैसा है? वैज्ञानिक है। यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि जो उसकी जो स्वरूप, प्रकृति या दृष्टिकोण हम कैसा मानते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं। तो इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक भौतिक विज्ञानों की श्रेणी में नहीं वरन सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आता है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से मनोविज्ञान की प्रकृति तथा विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए यह आवश्यक है। सबसे पहले ये स्पष्ट किया जाए कि मूलभूत रूप से विज्ञान क्या है और विज्ञान के जो आवश्यक तत्व क्या हैं, यानी कि जो नेसेसरी जो उसके कंसेप्ट्स हैं वो क्या हैं। यानी कि सामान्य रूप से जो हमारे भौतिक शास्त्र है या रसायन शास्त्र है या जीव विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये हम सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, इनको हमने विज्ञान माना है, लेकिन ये धारणा गलत है। वास्तव में कोई भी अध्ययन क्षेत्र विषय सामग्री के आधार पर विज्ञान वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता।
ठीक है। यदि विषय सामग्री के आधार पर किसी विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा दी जाने लगे तो ये समस्या उत्पन्न होगी कि भिन्न भिन्न विषय सामग्री वाले ज्ञान को विज्ञान कहना संभव नहीं होगा। इस स्थिति में रसायन शास्त्र या जीव शास्त्र यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों ही एक समान नाम विज्ञान दे पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की जो विषय सामग्री है पर्याप्त अंतर है। यानी कि दोनों की वैल्यूज़ में क्या है, फिजिक्स का सब्जेक्ट कुछ है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कुछ हो रहा है, बायो का सब्जेक्ट कुछ हो रहा है, तो इनकी जो विषय सामग्री है यानी कि जो उसका कैरिकुलम है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट होने के अकॉर्डिंग हम उनको एक सिंपल साइंस नहीं कह सकते, यानी कि हम साइंस की उसकी कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो लुंडबर्ग ने एक तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि विषय सामग्री के आधार पर विज्ञान की परिभाषा करने को प्रयत्न केवल भ्रम में डालना है। अब यह प्रश्न उठता है कि जो वास्तव में कौन सी कसौटी है जो किसी भी ज्ञान को या विषय को विज्ञान की संज्ञा देती है। तो इस समस्या का समाधान विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। तो विज्ञान क्या है हम डिफाइन करते हैं। गिलिन तथा गिलिन ने विज्ञान की पहचान को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है, जैसे जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान करना चाहते हैं या उसकी ओर एक निश्चित प्रकार की प्रकृति यानी कि जो पद्धति है विज्ञान की वास्तविक पहचान है। प्रस्तुत जो कथन से स्पष्ट है कि यदि किसी विषय का अनुसंधान अथवा अध्ययन करते हेतु निर्धारित विधि को अपनाया जाए तो उस विज्ञान को या उस विषय को हम विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अध्ययन पद्धति है विज्ञान का निर्धारण होता है न कि विषय वस्तु के द्वारा। इसी तथ्य को कार्ल पियर्स ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है कि समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, यानी कि जो समस्त विज्ञान है उसकी जो एकता है उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं। ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि ये वर्डिंग, ये शब्द किसने कहे कि समस्त विज्ञान की एक एकता उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं। ये थे कार्ल पियर्स ने। इस प्रकार से जो प्राप्त ज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। विज्ञान या वैज्ञानिक का कार्य इस प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करना है। इसी तथ्य को कार्ल पियर्सन ने इन शब्दों में भी प्रस्तुत किया है कि तथ्यों का वर्गीकरण, उनके अनुक्रम तथा सापेक्षिक महत्व को जानना ही विज्ञान की कार्य है। अब हमारा जो टॉपिक है विज्ञान की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंस, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस की वो क्या होती हैं कि समस्त वैज्ञानिक अध्ययन तथ्यात्मक होते हैं, अर्थात विज्ञान तथ्यों तथा अध्ययन करता है, आदर्शों का नहीं। यानी कि वो फैक्ट पे डिपेंड करता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा, यानी कि हम उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एक आइडल नहीं कि ये एक आइडल है। सेकंड पॉइंट क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक विशिष्ट पद्धति को अपनाया जाता है जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंटल कोई चीज़ अगर हम डिस्कस कर रहे हैं या सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए कि जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो किस मेथड को अप्लाई करने से आ सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट, वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत सत्यापनशील होते हैं, यानी कि वो फैक्ट होते हैं, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं, वो फैक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैज्ञानिक अध्ययन नैतिक दृष्टि से निरपेक्ष होते हैं, किसी के पक्ष या निपक्ष में नहीं, वो उससे परे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञान संबंधित घटनाओं के विषय में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करना है। नेक्स्ट पॉइंट, वैज्ञानिक अध्ययन नैतिक दृष्टि से निरपेक्ष होते हैं, विज्ञान अपनी घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी भी करता है। यानी कि जो अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसका एक फ्यूचर में कोई घटना कब घटने वाली है वो भी क्या है, विज्ञान बताता है। यानी कि साइंस अपनी टेक्नोलॉजी ये बता सकती है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। अब बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति है क्या, यानी कि
जो हम साइंटिफिक फैक्ट या साइंटिफिक मेथड हैं वो क्या कहते हैं। विज्ञान के अर्थ के स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में सबसे अधिक महत्व वैज्ञानिक पद्धति का है। अब प्रश्न यह उठता है कि वैज्ञानिक पद्धति है क्या। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति की व्याख्या की इन शब्दों में की है कि जो सामाजिक वैज्ञानिकों में यह विश्वास पुष्ट हो गया है कि इनके समक्ष जो समस्याएं हैं उनका समाधान यदि होता है तो सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष तथा व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन या वर्गीकरण एवं विश्लेषण द्वारा ही होगा। इसी दृष्टिकोण को उसके अत्यंत ठोस एवं सफल रूप से मोटे तौर पर वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। प्रस्तुत कथन से ये स्पष्ट है कि जिस व्यवस्थित अध्ययन पद्धति में निरीक्षण, सत्यापन या वर्गीकरण तथा विश्लेषण आदि मुख्य चरण होते हैं उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यानी कि ये स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि कोई भी अगर हम साइंटिफिक मेथड लेते हैं, ये नहीं कि हमने शुरू से कर दिया या बीच में से कोई स्टेप उठा लिया। जिस तरीके से अगर हम मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से क्या है कि कोई साइंटिफिक मेथड है तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप हम कोई प्रोसेस करेंगे, तभी हम अपने मुख्य जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर हम कहीं बीच में से कोई चीज़ स्टार्ट कर दी तो वो हमारा जो एक पर्टिकुलर जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो वैज्ञानिक पद्धति को जो 3000 लेस एक साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिक हैं, हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने शब्दों में स्पष्ट कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो प्रविधियों की एक व्यवस्था है जो विभिन्न विद्वानों से भिन्न भिन्न होते हुए भी एक सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु विभिन्न विज्ञानों द्वारा प्रयोग में लाने वाली सामान्य निश्चित तथा क्रमबद्ध अध्ययन प्रणाली जो अध्ययन प्रणाली है को वैज्ञानिक प्रणाली कहा जाता है। इस पद्धति में भिन्न भिन्न विज्ञान के अध्ययन के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु स्वतंत्र ही वैज्ञानिक पद्धति का जो उद्देश्य है तटस्थ अध्ययन तथा निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करना होता है। यानी कि जो वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो क्या है? सत्यापनशीलता, तटस्थता, निश्चितता, सामान्यता तथा भविष्यवाणी की क्षमता है। ये हमने ये जो हमने डिस्कस किया है ये हमारा क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर हम साइंटिफिक मेथड किसी चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा, तभी हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये क्या है, जो हमारा साइंटिफिक जो मेथड है या पद्धति है वो मुख्य किस पर डिपेंड है, यानी कि उसके ट्रूथ यानी कि फैक्ट पर, उसकी एक स्टेबिलिटी पर या जनरलिटी पर या उसके फ्यूचर पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, जब अब हमारा नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं मनोवैज्ञानिक की जो विशेषताएं हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइकोलॉजी। अभी तो हमने बात करी थी नेचर ऑफ साइकोलॉजी की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस की। अब हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मुख्य जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला तो हमने जैसे डिस्कस किया कि जो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में जो है वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है। यानी कि कोई भी हमने साइंटिफिक मेथड पहले आए हुए हैं, तो अगर हम मनोवैज्ञानिक के अध्ययन अगर हम करते हैं तो हम क्या है, साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया गया है। तो क्या है इसमें, मनोविज्ञान के जो समस्त अध्ययन मुख्य रूप से क्या है, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही की गई हैं। ठीक है बच्चों, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही किए गए हैं। जहाँ तक संभव होता है इस विषय के अध्ययनों में मुख्य रूप से प्रयोगात्मक विधि को ही अपनाया गया है।
विषय सामग्री की प्रकृति को अध्ययन में रखते हुए आवश्यक परिस्थितियों में नियमित किया जाता है तथा तथ्यों के संकलन के लिए यंत्रों का यथासंभव प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों को अधिक से अधिक वैज्ञानिक रूप देने के लिए अपर्याप्त विकसित यंत्र तथा व्यवस्थित प्रयोगशालाओं में अपनाया या स्थापना की जा चुकी है। जहां तक संभव होता है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अध्ययन में अधिक से अधिक तटस्थता को बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है, यानी कि एक स्टेबिलिटी। एंड जो हमारे पास प्रयोगात्मक विधि है यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो मेथड के अतिरिक्त मनोविज्ञान में कुछ अन्य विधियों को भी अपनाया जाता है जो अपने आप में वैज्ञानिक गुणों से युक्त हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान एक विज्ञान है। नेक्स्ट है यानी कि तथ्यात्मकता। तथ्यात्मकता क्या है कि हम क्या उनको तथ्य दे रहे हैं, क्या हम उसका विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके बारे में हम बताएंगे कि जो तथ्यात्मकता है मनोविज्ञान की एक उल्लेखनीय विशेषता है, यानी कि उल्लेखनीय है, इम्पोर्टेंट है। जो मनोवैज्ञानिक हैं अध्ययनों में केवल तथ्यों को ही स्वीकार किया जाता है और अध्ययन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष भी तथ्यात्मक ही होते हैं। यानी कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हम कोई काम शुरू करते हैं तो ये नहीं है कि हम उसको बीच में छोड़ देंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। हमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम डिस्कस करने के बाद हम उसके नतीजे तक पहुंचेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी और हमने किस तरीके से उसको सॉल्व किया है। जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक क्या है हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी समस्या क्या थी और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया गया। तो अब क्या है कि जो निष्कर्ष है वो कैसा होगा, तथ्यात्मक ही होगा। तो मनोवैज्ञानिक में मानव व्यवहार में संबंधित समस्याओं का क्या है के रूप में अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान को क्या होना चाहिए का मतलब कोई मतलब नहीं है। मनोवैज्ञानिक मूल्यों तथा आदर्शों की बात नहीं करता। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान विधायक या तथ्यात्मक विज्ञान है, नियामक नहीं। ठीक है, यानी कि तथ्यों पे है, ऐसे वैसे नहीं है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है सिद्धांतों की प्रामाणिकता, यानी कि हमने उसको प्रामाणिकता के रूप में किया है, यानी कि सिद्धांतों को प्रूफ किया है, उसका परिणाम हम निकाला है कि जो समस्त वैज्ञानिक अध्ययनों का अगर हम प्रामाणिक होना अनिवार्य है, यानी कि अगर उसका अध्ययन प्रामाणिक होगा, यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की जो प्रामाणिकता को सिद्ध करता है, यानी कि उसके फैक्ट को सिद्ध करता है। परीक्षण तथा पुनः परीक्षण द्वारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है, यानी कि हम बार बार हम उसको मेथड को बार बार हम उसको सॉल्व करें, बार बार उसकी ऑब्जर्वेशंस लें, ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें, फिर ही हम उसकी जांच की जा सकती है। इस आधार पर मनोविज्ञान विज्ञान की श्रेणी में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है सार्वभौमिकता, यानी कि यूनिवर्सल, यानी कि विज्ञान एक विशेषता है जिसके सिद्धांत पर सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि मनोविज्ञान की प्रकृति का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा नियम भी कैसे होंगे, सार्वभौमिक होंगे। यदि परिस्थितियां समान हों तो भिन्न भिन्न देश काल में मनोविज्ञान के सिद्धांत का समान रूप से प्रमाणित पाए जाते हैं, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता और देश काल की भिन्नता से मनोविज्ञान के सिद्धांत परिवर्तित नहीं होते। मनोविज्ञान के इस लक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान क्या है, एक विज्ञान है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या, यानी कि जो अगर हम कार्य कर रहे हैं उसके क्या कारण हैं, क्या उनके आपस में रिलेशन हैं, तभी हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे मनोविज्ञान अपने क्षेत्र में घटने वाली सभी घटनाओं के विषय में विद्यमान कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करता है। मनोविज्ञान ज्ञात करता है कि किसी विशिष्ट व्यवहार का कारण क्या है। कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करके इन्हीं के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान की भविष्यवाणी, यानी कि मनोविज्ञान द्वारा किस तरीके की भविष्यवाणी की जाती है, यानी कि जो प्रत्येक विज्ञान है जहाँ एक और कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करता है वहीं अपने क्षेत्र में भविष्यवाणी भी करता है। मनोविज्ञान में यह गुण पाया जाता है कि मनोविज्ञान अपने अध्ययनों के आधार पर मानव व्यवहार के विषयों में समुचित भविष्यवाणी कर सकता है।
मानव व्यवहार के विषय में सही भविष्यवाणी करने के लिए परीक्षण किए जाते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर मानकर आजकल नौकरियों के लिए कर्मचारी चयन के लिए योग्यता परीक्षण किए जाते हैं। व्यावसायिक निर्देशन में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को ही आधार बनाया गया है। काफ़ी पेपर प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, उनका फिजिकली मेंटली बहुत सारे टेस्ट रखे जाते हैं, तभी एक जो प्रोसेस है यानी कि किसी का सिलेक्शन करना वो स्टेप बाय स्टेप होता है। उपयुक्त विवरण जो हमने स्पष्ट किया है मनोवैज्ञानिक विज्ञान है, और मनोवैज्ञानिक अध्ययन में वैज्ञानिक अध्ययन की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि मनोविज्ञान अध्ययनों में उतनी सूक्ष्मता नहीं पाई जाती जितनी कुछ भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका कारण है मनोवैज्ञानिक विषय सामग्री का एक विशिष्ट होना है। मनोविज्ञान की विषय सामग्री मानव व्यवहार है, और मानव व्यवहार में कोई स्थूल तत्व नहीं है बल्कि सूक्ष्म है। इस स्थिति में मनोवैज्ञानिक अध्ययनों तथा प्राप्त निष्कर्षों का भौतिक विज्ञानों के अध्ययनों में एवं निष्कर्षों से भिन्न भिन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन केवल एक भिन्नता के आधार पर मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में अलग करना सही नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। ये आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया है नेचर ऑफ साइकोलॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप ध्यान से पढ़िए कि मनोविज्ञान की नेचर क्या है, या मनोविज्ञान की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, किस तरीके से हमने डिस्कस किया है। और जो हम कोटेशंस जो करते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा या ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, इस टाइप के क्वेश्चन एसटेट में, सीटेट में और अदर जो आपके एग्ज़ाम हैं जहाँ पर साइकोलॉजी पूछी जाती है वह इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप ध्यान से इसको आप पढ़ो, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।